Morning, everyone. Just quickly comment yes if it is audible, if it is visible. Tanisha said good morning. क्या कर रहे हो? विद्या केशरी, ओके. संस्कृति, जल्दी जल्दी सब यस कमेंट करेंगे. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ बोला था पढ़ के आने को, क्या? एंड नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, 42nd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ के आए सब थोड़ा बहुत. ऑप्शन मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी करेंगे थोड़ा बहुत. ठीक है, चलो. सब आज तुम लोग क्यों इतना तूफान मचा रहे हो? हाँ, बहुत प्रिपेयर हो गया या कुछ नहीं प्रिपेयर हुआ है? ठीक है. अच्छा, लास्ट क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था कि कैसे प्रिपेयर करें. किसी ने पूछा था. हाँ, तो बाकी सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बिकॉज इट्स मे में एग्जाम है CS ET वालों का, तो क्या कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? सिर्फ नया पढ़ रहे हैं, पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है, आई कैन ट्राई. और पुराने PDF सबके पास हैं, वरना कोई फायदा नहीं है बस ऐसे एक क्लास अटेंड करके चले जाना. 3 महीने बाद या 2 महीने बाद नहीं याद रहने वाला. ठीक है, मिक्स मैच करके देखते हैं. अब आज की क्लास स्टार्ट करें. द फर्स्ट टॉपिक इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज प्रेजेंटेड वाटर अवार्ड्स. एक नया आता है वाटर अवार्ड्स, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? लॉन्च इन द ईयर 2018. वाटर मैनेजमेंट रिसोर्स जो अच्छा कर सकते हैं उनको ये अवार्ड्स देते हैं. ये देते भली प्रेसिडेंट है, बट इट इज लॉन्च बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री. कौन लॉन्च कर रहा है? ये जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया. अब बात ये है कि 2020 में अवार्डीज कितने थे? 57. सब पढ़ना पड़ेगा? नहीं. इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी, अभी ये पढ़ लो. इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी उत्तर प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड विद द फर्स्ट प्राइज, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु. ठीक है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज प्रेजेंटेड द थर्ड नेशनल Water Awards in New Delhi. The National Water Awards is for exemplary work in the field of water resource management. The first National Water Award was launched in 2018 by Jal Shakti Ministry. 57 अवार्ड दिए गए और बेस्ट स्टेट कैटेगरी में किसको मिला है? उत्तर प्रदेश. तो अब हमें लिखना क्या है? ये लिखना है और जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको देता है. ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोग एक रिपोर्ट पढ़े थे, वर्ल्ड हैप्पीनेस वाली रिपोर्ट. तो उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? 136 थी कि 146 थी? 136. 146 किसकी थी? अफगानिस्तान की. फर्स्ट पे कौन था? फिनलैंड था. सब पढ़ के आए. ठीक है. तो अब ये दूसरी रिपोर्ट आ गई है. ये कौन सी रिपोर्ट है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022. कुछ कंट्रीज को फ्री कहते हैं, कुछ को पार्टली फ्री कहते हैं और कुछ को बिल्कुल जो फ्री नहीं होती इसको नॉट फ्री कहते हैं. ठीक है. तो इंडिया को किस कैटेगरी में डाला है? पार्टली फ्री कैटेगरी में डाला है. इंडिया को स्कोर मिला है 66 आउट ऑफ 100. ये एक्चुअल में होता क्या है कि इंटरनेट फ्रीडम कितनी होती है? आपको कई जगह देखा है इंटरनेट को बैन कर दिया. कहाँ कहाँ ज्यादातर होता है? चाइना कहां से आ गया इसमें? बात इंडिया की हो रही है, हर चीज में चाइना. अरे इंडिया में न्यूज में आता है कि इंटरनेट बैन हो गया या बंद किया गया है, कुछ घंटों के लिए बंद किया गया है. वो कहाँ सबसे ज्यादा होता है? जम्मू एंड कश्मीर में. वहां अक्सर बंद होता है. तो ये सब चीजें वो देखते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या चीजों को देखकर ध्यान दिया जाता है
जैसे प्रोटेस्ट करने को कितना मिलता है, लोग रोड पे निकलते प्रोटेस्ट करने के लिए, कुछ कंट्रीज में बिल्कुल अलाउड नहीं, कुछ में अलाउड है पर लिमिटेड चीजों पे, कि आप परमानेंट रोड को ब्लॉक्स नहीं कर सकते, सब चीजों को देखा जाता है। फिर सिविल लिबर्टी कितनी है, कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कितनी बातें नहीं रख सकते हैं, वो सब देख के कैलकुलेट किया गया और इंडिया को स्कोर दिया गया है 66 आउट ऑफ 100। इसको क्या बोला गया है, पार्टली फ्री बोला गया है। द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑथोरिटेरियन रूल बाय फ्रीडम हाउस ऑफ यूएस बेस्ड एनजीओ, एक यूएस का एनजीओ है जो कि ये रिपोर्ट बनाता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया हैज स्कोर्ड 66 आउट ऑफ 100। द स्कोर हैड 67 इन 2021। 2021 में कितना था, 67। अब कितना हो गया, तो खराब है कि अच्छा है, अच्छा है। 67 में से एक नंबर कम हो गया, एग्जाम में कम मिलेगा तब समझ में आएगा। रैंकिंग नहीं है ये पॉइंट्स है, ये रैंकिंग नहीं है। 66 स्कोर मिला है, दिस इज स्कोर नॉट रैंक, ये रैंक नहीं है। अब स्कोर के अकॉर्डिंग मिल गया ये पार्टली फ्री। इंडिया वाज अ फ्री कंट्री टिल 20 व्हेन इट्स स्कोर वाज 71। इनका वो क्या है, लिमिट 70 से ऊपर वाले सब फ्री हैं, उससे नीचे तो हम क्या बोलते हैं, पार्ट। अब 67 मत याद रखना, बस क्या याद रखना है, 66 और इंडिया की स्कोर ये है, नॉट रैंकिंग। नेक्स्ट, चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। बीइंग, मैं भी एक स्टूडेंट थी जब सबसे टफेस्ट चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगता था, ना इंटरेस्ट आता था उसको पढ़ने में, ना कुछ समझ में नहीं आता था कि कौन सी सैटेलाइट क्या करती है, तो ये चीजें सबसे टफ लगती है। इसलिए इनका नाम बस याद रख लो, कौन सी सैटेलाइट है उस सैटेलाइट का नाम याद रखो। किसने लॉन्च किया है, चाइना ने, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और नाम क्या है, गाओफिन 303। गाओफिन 303, यह नाम अलग एक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब ये काम क्या करती है, स्पेस में जाके अर्थ का ऑब्जर्वेशन, जैसे ये स्पेसिफिकली ये लोग पता है किस लिए करा रहे हैं, मराइन सिक्योरिटी के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ऊपर से अपनी कोस्टल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया। नेचुरल डिजास्टर इससे वो हो सकते हैं, बचा जा सकता है। कैसे, ऊपर से देख रहे हैं कि वेव्स में कुछ ऐसे बन रहा है, तो वो वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं और फिर अलर्ट पे डाल देते हैं। कितने टाइप के अलर्ट होते हैं, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, तो वो अलर्ट इसी बेस पे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। लास्ट 4th पॉइंट मैंने इसलिए डाला है, उस दिन हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था, सबको बोला था पढ़ लेना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। जितने न्यू हैं वो लिख ले, पुराने जिन्होंने ऑलरेडी लिख लिया है कुछ भी अपडेशन इसमें नहीं है। गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है, शक्तिकांत। ठीक है, पॉलिसी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, ये बहुत टिपिकल टर्म्स होते हैं, पर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इजी होता है। पढ़ा है किसी ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? जैसे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, और ये नॉर्मल हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, आरबीआई जब ग्रांट कर रहा है लोन बैंक को, तो उस पर लगता है रेपो रेट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आरबीआई को मिलेगा। किसी केस में बैंक्स भी आरबीआई को फंड्स डिपॉजिट कर देती है, उस पे आरबीआई इंटरेस्ट देगा, तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, yes, Sagar, rate at which Reserve Bank charge interest to the bank is called repo rate. Correct.
और बस उसी का जस्ट अपोजिट हो गया रिवर्स रेट, रेपो रेट। अब पॉइंट नंबर 5, स्पोर्ट्स सेक्शन से है ये। पीवी सिंधु हैज डिफीटेड द प्लेयर ऑफ थाईलैंड इन वुमेन सिंगल टाइटल एट स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन जीता है? पीवी सिंधु। अब इसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। आई हैव पिक्ड आउट सम इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये ट्रॉफी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो उसकी लिस्ट बनाएंगे। साथ के साथ तुम लोग लिखते चलो। मैक्सिमम तुम लोग ट्राई कर सकते हो। रणजी ट्रॉफी ये किस स्पोर्ट से है? क्रिकेट। दुरंत कप, वेरी गुड, ये है क्रिकेट एंड दिस इज फुटबॉल। अच्छा तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो। आई एम गिविंग ओनली ट्रॉफीज। नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी दो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी है लेकिन एक और काफी अच्छा ट्राई कर सकते। उबर कप, कुछ नहीं है तो फुटबॉल डाल देंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा मैम, फुटबॉल। थॉमस कप, डेविस, थॉमस कप। अभी सिर्फ स्पोर्ट्स लिखो और तुम लोग फिल करो। आई विल टेल द आंसर एट लास्ट, ठीक है? थॉमस कप, डेविस कप, विंबलडन ट्रॉफी। ये विंबलडन किसमें है? ये तो पता होना चाहिए। यस, वेरी गुड सागर, ये सारे आंसर्स दे रहा है। क्या चीज? हाँ तुम लोग भी दे रहे हो। विलियम्स कप, शुरू में आंसर आ रहे थे फिर पता नहीं ये फॉर कहां से आ जाते हैं। राइडर कप एंड, चलो ठीक है इतना ही कराते हैं। अब जितने पॉसिबल आंसर्स आते हैं उतने लिखो, ऑनेस्टली लिखो बिना ढूंढे। ठीक है, अब आंसर शेयर करें। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, दुरंत कप फुटबॉल, नेहरू ट्रॉफी हॉकी एंड बोट रेस, उबर कप इट इज बैडमिंटन। उबर कप किसमें है? थॉमस कप बैडमिंटन, डेविस कप लॉन टेनिस, विंबलडन अगेन लॉन टेनिस, एजरा कप किसमें? दिस इज पोलो एंड विलियम्स कप बास्केटबॉल। एक 10th और लिखवा देते हैं, राइडर कप, दिस इज गोल्ड। किसी का कुछ छूटा है? देखो जितना डायमेंशनल अपने आप को मल्टी डायमेंशनल कर सकते हो उतना करो। सिर्फ एक नाम आया था स्विस ओपन, वो हम लोग वहीं पे पढ़ के खत्म कर सकते थे कि बैडमिंटन से है, पर वहीं से क्लिक करो कि इस पे ये क्वेश्चन के अलावा और क्या पूछा जा सकता है। तो जितने ट्रॉफीज है उसको एक बार रीड करें। ठीक है, सो वी शुड मूव टू द नेक्स्ट।
अब हम लोग अपनी नॉर्मल क्विज करेंगे। प्रकृति which was recently launched is a mascot to create awareness in which field? प्रकृति, नाम प्रकृति किसको कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर। तो उससे रिलेटेड प्लास्टिक पोल्यूशन। आंसर इज प्लास्टिक पोल्यूशन। पीडीएफ से निकलवाना बाद में प्रिंट, अभी आंसर्स में प्रकृति डैश प्लास्टिक पोल्यूशन। और जो बहुत बड़ा आंसर है तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर दिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? सोच लो अच्छे से। इट इज, ये क्वेश्चन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। तनीषा सेठ करेक्ट, सागर गुप्ता करेक्ट, विद्या केशरी करेक्ट। अब तुम लोग आंसर दो। श्योर? यस, इट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्या क्या चीजें आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में? 3 वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या क्या? डेमोक्रेटिक, इंटीग्रिटी। हाँ, उसको लिखवा देते हैं कहीं पे, कोई प्लेस अगर खाली हो। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। इसको हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे बड़े चेंजेस आए थे। अब सारे नहीं पढ़ सकते, बस मिनिमम 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे। 3 words were added into the preamble of the constitution। preamble हमारा फर्स्ट पेज, इंट्रोडक्टरी पेज कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें 3 words ऐड किए गए। आई थिंक ये क्वेश्चन सारे एंट्रेंस एग्जाम में लगभग पूछता ही है कि ये 3 words किस अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में वो 3 words क्या है? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 3 वर्ड ऐड किए जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? कोई एक भी पता है? एक, 10 तो छोड़ दो, एक। बहुत इजी है, बहुत इजी। फंडामेंटल ड्यूटी, एज अ सिटीजन आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? कोई एक, ये राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है। ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्या करना चाहिए हम लोग को। कोई एक गेस करो, बहुत इजी है। अच्छा, और सबसे बेसिक है टू अबाइड कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग। इन सब चीज एकदम बेसिक, ये सब बातें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में थी। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल सच एज नेशनल एंथम एटसेट्रा। तनीषा सेठ करेक्ट। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सब है, वो सब क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। और 3 सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डालने का काम भी इसी अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। जैसे एजुकेशन स्टेट लिस्ट से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। हमारी कितनी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें ये सब हुआ था। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बस ये एटलीस्ट लिख लो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन नेशनल इमरजेंसी। एक टाइम होता है इमरजेंसी लग जाती है, उसमें फंडामेंटल राइट सीज हो जाते हैं, पर एक फंडामेंटल राइट है जिसको सीज नहीं किया जा सकता है। वो कौन सा फंडामेंटल राइट है? क्या चीज? और
राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन ऑफ बिजनेस, ये सीज होगा? नेशनल इमरजेंसी लग गई है, नहीं होगा। मतलब हम तो अपनी दुकान खोलेंगे, चाहे बॉम्ब गिरे चाहे जो गिरे, हम अपनी दुकान खोल के बैठे रहेंगे। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी, उसमें भी लोग घूमना फिरना लगाए रखेंगे। मतलब ऑप्शन को थोड़ा एनालाइज करो और समझोगे। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आंसर इज बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जब बिजनेस एंड प्रोफेशन सोच रहे थे वो क्या सोचते हैं? ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? 6। इतना सोचना पड़ रहा है। कौन से राइट्स हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसी फ्रीडम में ही वही सब आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इन 6 में से एक राइट को बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से इन 6 राइट में से हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? यहां लिख लो, विच राइट? कौन से राइट को हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर नंबर, जल्दी बताएंगे सब लोग। शिवम शुक्ला, सागर, आयुष, विद्या, तनीषा, संस्कृति, सब लोग आंसर देंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशन, किस राइट को हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? अब 6 फंडामेंटल राइट पता हो गए, उसमें से 6 में से सोचो। ठीक है, राइट टू फ्रीडम लग रहा है, और इट इज, हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब वायलेशन किसी चीज का हो रहा है तो कोर्ट जाने का रास्ता दिखाता है। तो अगर वही नहीं दिया होता तो फिर सब कुछ बेकार है। अगर इसका वायलेशन पे कोई एक्शन ही नहीं होता तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। राइट, अगर कोई भी फ्रीडम आपकी छीन रहा है, आपको बोला गया फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट हो रहे हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और बाकी कोई वायलेट होता है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सब बातें अगर रेमेडीज हमें प्रोवाइड की गई हैं तो वही तो हार्ट एंड द सोल होगा। तो लिखो, इट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Right to constitutional remedies is the answer of this question. ठीक है, यहां पे अपना आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। Who is said to become the first chief of Indian Army Staff? फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, लेफ्टिनेंट बोलते हैं। कुछ बच्चे लिeutenant पढ़ लेते हैं इसको। इट इज लेफ्टिनेंट। ऐसी कर्नल की स्पेलिंग होती है ये, लेकिन कॉलोनल बोल देंगे, कर्नल है ये। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह महल एंड लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीटा। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दो बच्चे हैं अब। सागर गुप्ता, करेक्ट। इट इज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये भी आना चाहिए ना।
एक क्विज मास्टर ना अपना वो शेयर कर रहे थे, क्विज मास्टर थे वो, कि कैसे 4 ऑप्शन में से चूज किया जा सकता है। तो नहीं, तुक्का मारना नहीं सिखा रहे थे। उन्होंने कहा था, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, कोई चीज अगर न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ी है बहुत पहले, अगर वो 4 ऑप्शन में आते हैं ना, आपका माइंड सबसे पहले फर्स्ट उस पर क्लिक कर जाएगा। तो कंफ्यूजन बाद में होगा, पर जो पहला दिमाग में आंसर आया वो आंसर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रीड किया हुआ माइंड में स्टोर रहता है, और जब वही चीज सामने दिखती है तो सबसे पहले माइंड उस पर क्लिक करता है। अब बोलोगे वो चीज पढ़े हैं कि नहीं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? आई डोंट थिंक ये आंसर पता होगा तुम लोग, इसलिए बता देते हैं। विनय मोहन क्वाट्रा। क्वेश्चन नंबर 6 सबको पता होना चाहिए, सबको, क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। Which of the following is correctly matched with the name of the boundary lines? Neighborhood and वो पढ़ाया था मैप में कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को क्या कहते हैं, इंडिया श्रीलंका की बाउंड्री को क्या कहते हैं। अब वो दिया है, करेक्टली मैच है कि नहीं ये बताना है। ये क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, ये पढ़ो। मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ट्रू की फॉल्स अपना आंसर लिखना है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, ट्रू या फॉल्स। दुरन लाइन इंडिया अफगानिस्तान और पाल स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ट्रू की फॉल्स। इनमें से ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, ये सारे ट्रू हैं, तो उस हिसाब से अपना आंसर बताओ। पहले इस क्वेश्चन में आंसर लिखो, 2, 3, 4 क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, फिर बता पाओगे। और ट्रू, आयुष तिवारी रेड क्लिफ लाइन फॉल्स है। गो एंड वॉच प्रीवियस क्लास बस, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्लास, जिसकी भी छुट्टी हो, फॉर बाय व्हाट रीजन आई डोंट नो, एक बार उसका वो सेक्शन जरूर पढ़ लो, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, उसमें मैंने ये अच्छे से कवर करवाया था। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्रीज पे हमेशा रेड अलर्ट रहता है, इसी से याद रख लो रेड क्लिफ लाइन। थर्ड में डाउट हो रहा है, ये सुने नहीं थे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना, इट इज ट्रू। रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, ट्रू। पाल स्ट्रेट इंडिया एंड श्रीलंका, ट्रू। अब बात रही, ये सब तो हम लोग ने पहले पढ़ा था, सिर्फ थर्ड बताना था, इट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सो दिस इज फॉल्स। अब 3 ट्रू है, 1, 2 एंड 4 ऑप्शन में है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये अपने आप को बहुत शाबाशी दे रहा है। अरे आपके पीछे वाले, ठीक है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की बाउंड्री है। किसी ने अगर इंडिया का मैप जैसे ऊपर से देखा है तो उसमें जो जैसे ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और ऊपर कश्मीर है, ये जो एरिया है वो कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पीओके के नाम से फेमस है, वो बाउंड्री अफगानिस्तान से टच करती है, इंडिया की एक्चुअल बाउंड्री नहीं। पर पीओके हम अभी भी मानते हैं कि एक ना एक दिन वो वापस इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत हो सकता है, इसलिए उसको मैप में आज भी शो किया जाता है। वरना कश्मीर का मैप देखो तो इस तरफ से पीओके है और दूसरी तरफ से एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो आधा अक्साई चीन है एंड आधा इस तरफ पीओके, तो पूरा अफगानिस्तान जो बॉर्डर शेयर कर रहा था वो पाकिस्तान की तरफ ही है, बट हम अभी मैप में आज भी उसको इंडिया का ही पार्ट मानते हैं एंड इट इज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो माना जाता है एक दिन वापस हमें मिल जाएगा। ठीक है, द बैरन सी सीन इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड इन विच 2 कंट्रीज? रशिया, पोलैंड,
अच्छा एक बार ढूंढ के आना, रशिया पोलैंड में कोई बाउंड्री भी शेयर होती है? यूक्रेन वाले पीछे से निकल के पोलैंड जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन, रशिया पोलैंड, रशिया बेलारस, रशिया नॉर्वे। यस सागर, इट इज करेक्ट, रशिया एंड नॉर्वे। क्विज। अच्छा एक सी बहुत न्यूज में था, ब्लैक सी। कहां पे है ये? वही जहां पे लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया की, उसमें कौन सा है? ब्लैक सी। अब ब्लैक सी पे कौन कौन सी बाउंड्रीज शेयर होती है वो लिख लो। यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया और लास्ट में है रोमेनिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी जो अभी इस समय न्यूज में इतना हाईलाइटेड है, ब्लैक सी, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया एंड रोमेनिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सब आंसर बताएंगे। रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। कुछ क्लिक हुआ? ये पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 8, रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। क्या चीज? फर्स्ट मार्च। अच्छा ये नहीं याद आ रही थीम, तो इतना भी तो दे दिया है। फर्स्ट मार्च, जो तुम लोग ने अप्रैल और मार्च की मैंने लिस्ट दी थी, वो कहाँ है? निकाल के देखो। फर्स्ट मार्च को कौन सा डे होता है? इट इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। बड़ा कंफ्यूजिंग था ये, क्योंकि सोशल भी डाल दिए थे, इक्वालिटी भी डाल दिए। फर्स्ट मार्च रिमूव, इसकी थीम ही यही थी। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आई मस्ट से ये सब गलत करें 100%। 100% सब गलत करेंगे। परम गंगा किसको कहा गया है? हंड्रेड परसेंट गलत करो। सोचो, कोविड वैक्सीन, गंगा रिजुविनेशन स्कीम, सुपर कंप्यूटर, क्रिप्टो करेंसी। अब बोल रहे हैं कि मैम बोल रही है गलत करेंगे, तो जो दिमाग में आ रहा है पहले उसको हटा दो, गंगा वाले को हटा दो। अब बताओ परम गंगा किसको कहते हैं? कृतिका केशरी, शिवम सागर गुप्ता, आयुष तिवारी। करेक्ट, इट इज नॉट गंगा रिजुविनेशन, इसको हम क्रॉस कर दिए। एक एक करके बोलो, बताओ तुम। कोविड वैक्सीन, तुम बताओ। सुपर कंप्यूटर, तुम? पता नहीं मैम, नन ऑफ दीज दे देती, हम वही लगाते हैं। आंसर है सुपर कंप्यूटर। पर ये नाम से क्लिक नहीं हो सकता। परम गंगा सुपर कंप्यूटर का नाम। लास्ट क्लास में एक आर्ट फॉर्म, एक पेंटिंग पढ़े थे, कांगड़ा पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग। वो कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड। अब इस बार पढ़ रहे हैं हेज आर्ट। हेज आर्ट is a unique painting styles and traditional art practiced in which Indian state? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? हेज आर्ट ज्योमेट्रिकल लाइंस होती है इसमें, मतलब लाइंस फिगर्स इनका यूज करके ये पेंटिंग बनाई जाती है। कुछ पेंटिंग देखते हो एकदम लाइंस से बनती है।
इट इज इन कर्नाटका। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? वेरी गुड, मधुबनी पेंटिंग। बिहार की है, ये भी यही लिख लो। कांगड़ा पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की है। अब क्विज है जो कि पूरी क्विज तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। टेक इट एज अ मॉक टेस्ट, खुद टेस्ट देना है। 1 to 18 अपने नंबर डालो, खुद आंसर ऑप्शन लिख दो, ऑप्शन ए बी सी डी जो लिखना हो वो अब स्टार्ट करेंगे। इट इज ओनली ऑन नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क के ऊपर पूरे क्वेश्चन है। 1 to 18 सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन है। तो अपनी कॉपी में से 1 2 3 ऐसे करके 18 पॉइंट्स डाल। कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, नो चीटिंग, अपने आप से आंसर देना है। ये ऑनलाइन में सब फटाफट आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा मेहनत भी आपको करनी है, और अच्छा कर रहे हो तो मतलब आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? असम, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज द लेटेस्ट नेशनल पार्क एडेड इन द लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क। 106 नेशनल पार्क है, तो लास्ट नेशनल पार्क इसको ऐड किया, लेटेस्ट नेशनल पार्क। हो सकता है ये पुरानी जनरल नॉलेज बुक्स में नहीं हो, कई सारी अपने लिस्ट पढ़ी उसमें भी ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं अभी, तो एटलीस्ट अपना आंसर्स लिखो। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। आंसर एक साथ डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ अपने आंसर्स लिखो। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, बहुत फेमस है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? सिर्फ आंसर ही नहीं देना, अभी अपनी कॉपी में आंसर लिखो और अपने आप को मार्किंग देना है कि 18 में से हमें कितने पॉइंट्स मिले। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच एरिया? बिहार, गोवा, उड़ीसा, अहमदाबाद। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब अटेम्प्ट करो, जो आ रहा है लगा दो, ABCD नहीं पता तो। क्वेश्चन नंबर 5, बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बिहार, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बिहार, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है ये। Nagarhole National Park and Tiger Reserve is located in Nagarhole National Park Tiger Reserve, Karnataka, Jharkhand, Uttaranchal and Chennai. Sundarban National Park, Sikkim, Chhattisgarh, Bihar, West Bengal. काजीरंगा नेशनल पार्क, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड। जो कह रहे आंसर, अभी आंसर्स शेयर करेंगे, पहले अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हरियाणा, असम, मेघालय, सिक्किम। पूरा स्टेट का नाम नहीं लिखना है, ऑप्शन लिख दो ABCD। गिर नेशनल पार्क, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड नागालैंड। 13th 14th रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क कहां पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, it is the oldest national park.
सारिस्का नेशनल पार्क, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एंड लास्ट इज पन्ना नेशनल पार्क। हो सकता है कुछ नाम आप लोग ने नहीं सुने हो। अच्छा, एक 16 नंबर इसमें नहीं है, तो 16 का 2 17 में से देखिए। मार्क इट एज 16 एंड मार्क इट एज 17। हो गया, डन हो गया सबका। अब आंसर्स पे आए हम लोग। सच बताना एकदम, अगर 1 मार्क्स भी आए या 0 भी आए बताना है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क एक लेटेस्ट नेशनल पार्क है जो कि असम में है, तो मार्क इट एज 1। एक सेकेंड, पेरियार नेशनल पार्क क्या लिखा है? इट इज केरला। हेमिस, इट इज इन जम्मू कश्मीर। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार। अब बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे? कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटका। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। काजीरंगा असम। मानस नेशनल पार्क असम। गिर नेशनल पार्क गुजरात। जो गलत हो रहा है उसका सही आंसर भी लिख लो। अच्छा ठीक है, फिर से करवाएंगे अभी। 14 रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कहां पर था? राजस्थान। जिम कॉर्बेट, ये तो बहुत फेमस है, यहाँ पे अक्सर लोग सफारी के लिए चले जाते हैं। दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट सारिस्का नेशनल पार्क। सारिस्का, इट इज इन राजस्थान। एंड पन्ना नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। अब अपने आप को रेटिंग दो। अच्छा, जिसका जिसका छूट गया है अब मैच कर ले। सागर गुप्ता 8 आउट ऑफ 17। शिवम 11। कितने आए तुम लोग के? अरे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है। पेरियार नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, शिवम शुक्ला 9, विद्या 9, तनिषा 8 आउट ऑफ 17। मानस नेशनल पार्क इज इन असम। गिर गुजरात में है। रणथंभौर राजस्थान। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। सारिस्का राजस्थान। तो किसके अबव 5 है, किसके बिलो 5? कितना है? कितने कितने हैं? किसी का ऐसा है जिसका खाता भी नहीं खुला हो सकते हैं। अच्छा, नंबरिंग और भी कहीं गलत है क्या? अच्छा, टोटल 14 है कह रहे हैं, तो 14 में से कितने हैं? 5 आउट ऑफ 14। एनी वन हु इज 1, 0, 0, 1 भी कोई है? ये वो टॉपिक था जो मैंने पहले दिया था पढ़ने को, ये कोई सरप्राइज टेस्ट तो था नहीं। ये वो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर करने को बोला था।
7/14, मतलब 50% भी है, ठीक है। कोई है जो बिल्कुल जिसका एकदम 0 आया है? तुम लोग सब पीछे क्यों देख रहे हो? मतलब हम सबसे इंटेलिजेंट है, मेरे पीछे वाला ही नहीं। एनीवन हु स्कोर्ड 0/14 हो सकता है। अगर ऑनेस्टी है तुम लोग में तो बताओ किसी का आया है तो। अरे तेरा मिलाएंगे 7 बजे से पूरा मिलाएंगे। इसकी अलग लाइन चल रही है, इसी पे ही रोक देते हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो जो 0/14 है उनको ये सोचना चाहिए जो ऑलरेडी टॉपिक डिस्क्लोज है कि सिर्फ इसी का ही मॉक लेने वाले हैं, वो नहीं प्रिपेयर कर पाए तो फिर रैंडम टॉपिक्स कैसे करोगे? नेशनल पार्क्स पहले से बताया था और टाइगर रिजर्व दोनों लास्ट क्लास में मैंने बोला था। देख लो अपना 6th का आंसर। तो जो 5 से ऊपर है आउट ऑफ 14, ठीक है। जो 10 से ऊपर है वेरी गुड। जो बिलो 5 है उनको सोचना है कि कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे है और टॉपिक डिस्क्लोज होने के बाद भी प्रिपेयर नहीं कर पाए। मुश्किल से 15 मिनट का काम था ये, हार्डली 15 मिनट्स। एक कोई भी वेबसाइट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से सिर्फ रीड करना था, स्क्रीनशॉट ले लेते, एक बार रीड कर लेते हैं। संस्कृति इट इज 8/14, ठीक है। ये कितने ऑनेस्ट है आप लोग यहाँ पे लोग जान सकते हैं। किसी का 9 बता रहे हो, किसी का 10 बता रहे हो, कोई 14/14 भी है। ये 14/14 भी है लोग। अब ये तो वही जाने कि वो 14/14 है कि 0/14 है। अच्छा ठीक है। इन नेशनल पार्क में एक सबसे इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, दैट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसेरस। वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, इसको लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आता है कि कौन से नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोसेरस मिलते हैं। दूसरा है गिर नेशनल पार्क, इट इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। जरूरी नहीं स्टेट पूछे, रिवर पूछ सकता है। किस चीज के लिए फेमस है वो? सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? ये तो पता है, रॉयल बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर्स। अब ये कैसा हमें नहीं पता। तो नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर्स, एशियाटिक लायंस। और कुछ जगह होती है जहां बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो एक स्पेसिफिक एनिमल जो वहां का फेमस है हमें वो पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे एनिमल होंगे, क्या सिर्फ लायंस ही होंगे? उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। पेरियार नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? पेरियार नेशनल पार्क, वहां पे भी टाइगर्स होते हैं, ऐसा नहीं है, बट इट इज फेमस फॉर एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। सबसे इंपॉर्टेंट वन हॉर्न राइनोसेरस है, क्यों? क्योंकि ये अब इंडेंजर्ड स्पेसीज होते जा रहे हैं, ये वन हॉर्न राइनोसेरस। और गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायंस की वजह से फेमस है। अब आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्लास के लिए कौन क्या प्रिपेयर करके आएगा ये बताओ। नेक्स्ट क्लास में किस चीज का मॉक टेस्ट देना है जो इंपॉर्टेंट तुम लोग, वो तो हम बताएंगे ही। क्या तुम लोग पढ़ सकते हो? प्रीवियस रिवीजन, प्रीवियस क्वेश्चन तो मिक्स डाल सकते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट जो तुम लोग भी सोच सकते हो हम तो बताएंगे ही। कोई ऐसा टॉपिक जो लगता हो कि नहीं हम इस चीज का क्विज देना चाहते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक, उसमें बहुत क्वेश्चंस नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं। जैसे हम लोग ने दो चीज खत्म कर चुकी है, नेबरहुड कंट्रीज एंड नेशनल पार्क्स। एक अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सबसे टफ है वो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स।
ये प्रिपेयर करके आना है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के साथ साथ अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑटोबायोग्राफीज लेंगे, ओनली ऑटोबायोग्राफीज। ये 3 चीजें प्रिपेयर करनी है। 1 हफ्ते का टाइम है, 1 दिन तो में बहुत टाइम है। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट संडे मिलेंगे, उससे पहले तक तो हो जाएगा ना। ये ऑटोबायोग्राफीज 1 दिन पढ़ना, 1 दिन सिर्फ लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स किसमें? मेजर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ हो रहा हो, किसी कंपनी में, बहुत फेमस कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो, किसी बड़े लेवल पे जैसे आर्मी में, नेवी में, एयर में, किसी उसमें चीफ का अपॉइंटमेंट होता है तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल अवार्ड्स, जैसे ऑस्कर कवर कराया था, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, तो ये सारे पढ़ने। अब ऑस्कर्स में ये नहीं सारे पढ़ने नहीं बैठने, बेस्ट फिल्म देख लो, बेस्ट एक्टर देख लो, बेस्ट एक्ट्रेस, बस। कौन सी बुक्स? अरे ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज का मतलब समझे, जो बुक वो खुद लिख रहे हैं, अपनी कहानी खुद बता रहे हैं। जैसे मैंने हिटलर का बताया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू की भी ऑटोबायोग्राफी है। जितनी वो ऑटोबायोग्राफीज तुम लोग को इंपॉर्टेंट लग रही है वो प्रिपेयर करना। बाकी तो फिर देखो क्विज में क्या रहता है। क्या चीज? 20 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर से पास और फेल होता है, बस सिर्फ 1 नंबर से। किसके में? ओवरऑल पासिंग होता है ना 50%। सेक्शनल पासिंग कहाँ है? CSET में सेक्शनल पासिंग नहीं है, ओवरऑल होता है। 40% वही होगा ओवरऑल। 40 हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होता है और टोटल में 50%। जैसे सारे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में भी तो यही होता है कि हम लोग को एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट मिला के 50% चाहिए। मेहनत करनी है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का, जॉब का एग्जाम दे दो, ये चीज पढ़नी ही पढ़नी। नहीं पता चलता, प्रैक्टिस मेक्स। शिवम शुक्ला क्या मैसेज कर रहे हैं ये? केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड मैसेज किया करें, ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सब पढ़ के आएंगे, आज के बाकी टॉपिक्स भी पढ़ के आएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।